चलिए अब सेशन शुरू करते हैं। ओके, नमस्ते, मेरा नाम नरेंद्र माहेश्वरी। आपसे मैं एक बार पहले चर्चा कर चुका हूं, जब वो पहला सेशन था इस बैच का, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंक। देश में किस तरह की बैंकिंग है और उनके कैसे कैसे प्रकार है, वो कौन कौन सी बैंक किस तरह के काम करती है, कॉमर्शियल बैंक कैसा काम करती है, कॉर्पोरेट बैंक कैसा काम करती है। याद आ गया ना आज जिस पर हमने चर्चा करी थी, सब काफी लंबे 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक। जी सर। ओके, थैंक यू। तो आज हमारा सेशन का टॉपिक है रिस्क एंड फ्रॉड मैनेजमेंट। रिस्क क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। जब रिस्क समझ में आ जाएगी तो फ्रॉड भी, तो फिर मैनेज करना भी समझ में आ जाएगा। तो आप में से पहले से मुझे कोई बता पाएगा रिस्क किसको कहते हैं? चलिएगा, मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखो, किसी काम को जब भी हम कोई काम करने जा रहे होते हैं, उसको करने ना करने की जो संभावना होती है, उस ना करने की जो पॉसिबिलिटी कभी कभी आती है, उस काम में आने वाले जो बाधाएं रहती हैं, परेशानी आती है, उसको ही हम रिस्क कहते हैं बेसिकली। और ये रिस्क को जब हम फाइनेंशियल टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, बैंक के अंदर सारी रिस्क पैसे में कन्वर्सन होता है, तो वो फाइनेंशियल रिस्क हो जाती है हमारी। व्यक्तिगत लाइफ में हर चीज हमारी फाइनेंशियल रिस्क नहीं होती, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो हर रिस्क फाइनेंशियल रिस्क है। जैसे आप समय पे, मैंने अगर समय पे दुकान नहीं खोली और मेरे समय पर दुकान ना खोलने से कुछ ग्राहक चले गए, तो वो रिस्क जो मेरी समय पर ना खोलने से ग्राहक लॉस करने की जो रिस्क है, कि दुकान को समय पर ना खोलने कारण से कभी कभी जो ग्राहक जाते हैं, वो रिस्क मेरी फाइनेंशियल रिस्क आ गई, क्योंकि मेरा ग्राहक गया मतलब मेरा प्रॉफिट कम हुआ, मेरा बिजनेस कम हुआ, बिजनेस कम मतलब प्रॉफिट कम। ओके, तो किसी भी कार्य में जब पूर्ण करने के लिए अपन जो प्रोसेस अपनाते, उस प्रोसेस में कभी कभी हम अपने प्रोसेस को सही तरह से कंप्लीट नहीं कर पाते, और उस कंप्लीट ना करने के कारण से हमको जो नुकसान होता है, उसको जब उस नुकसान को हम कन्वर्सन करते हैं, तो वो पैसे में जब कन्वर्सन देखते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क में कन्वर्सन होता है। जो नुकसान होता है वो रिस्क होता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं या मैं कहीं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं जिस मोटरसाइकिल जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल रास्ते में हो सकता है किस तरह की किस तरह की रिस्क हम जब सड़क पर चलते मोटरसाइकिल के साथ तो रहती है। सबसे पहले रिस्क तो रहती है हमारा कि भाई कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, पेट्रोल खत्म ना हो जाए, मोटरसाइकिल कहीं बंद ना हो जाए, उसमें कोई अंदर प्रॉब्लम ना आ जाए, या हम ट्रैफिक में फंस के समय ज्यादा ना लग जाए। ये मोटी मोटी अपन हमने आपसे 5-6 तरह की रिस्क डिक्लेयर करी, डिस्कस करी मैंने। जो जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है अपने किसी उद्देश्य से, किसी काम के लिए, तो सामान्यतः ये व्हीकल पर जब जा रहा है तो ये 5 तरह की रिक्शा आती हैं, कि कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं ट्रैफिक जाम में फंस सकते हैं, कहीं पेट्रोल खत्म हो सकता है गाड़ी का, कहीं गाड़ी खराब हो सकती है। ओके, और तो अब इस रिस्क को हम चलने से पहले मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं? कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल वगैरह प्रॉपर है, पेट्रोल जितना जरूर वहां पहुंचने चाहिए उतना है, तो हमारा एक रिस्क पेट्रोल का खत्म हो गया, मैनेज हो गया। दूसरा रिस्क आता है कि भाई हम वहां पर समय पर पहुंचे, जाम में ना फंस जाए, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके निकलते हैं जिससे समय से पहले पहुंच जाएं। ओके, तो हमने दूसरा रिस्क मैनेज किया। तीसरा रहता है कि साहब एक्सीडेंट ना हो जाए, तो हम जो सरकार ने ट्रैफिक के नियम दिए हैं उस नियमों को पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कैसे? कि हम कम स्पीड पर गाड़ी चलाएंगे, लेफ्ट हैंड पर गाड़ी चलाएंगे, प्रॉपर वे में चलाएंगे, सिग्नल का ध्यान रखेंगे, तो वो हमारे एक्सीडेंट की रिस्क कम कर दिया। गाड़ी खराब होने के लिए हम यही देख लेते हैं भाई, चलने से पहले ही हम देख लेते हैं भाई हमारी गाड़ी प्रॉपर वे में है, सर्विस वगैरह करा रखी है, हमारी गाड़ी में ब्रेक वगैरह ये सब चीज लग रहा है, सही है, तो वो गाड़ी की रिस्क हम कम कर लेते हैं। तो देखो, जीवन में रिस्क हमेशा रहेगी। रिस्क जो होता है वो कम की जा सकती है, जीरो कभी नहीं होती। इतने
सारे उपाय करने के बाद में भी हो सकता है कि मोटरसाइकिल से जो व्यक्ति जा रहा है, मैं जैसे मैं मोटरसाइकिल जा रहा हूँ, फिर भी मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊं, हो सकता है मेरा कहीं एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग गलत रॉन्ग साइड से आ जाते हैं, वो एक्सीडेंट कर देती है। कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली इतना हाई ट्रैफिक जाम मिलाता है, हमने 10 मिनट का समय रखा था वो, लेकिन हाई इतना ट्रैफिक जाम मिला, या कोई नेता ही जा रहे थे इसलिए पूरा रोड ब्लॉक कर दिया उन्होंने, तो हमारे को 1 घंटा इंतजार करना पड़ा, जो 10 मिनट का काम था हमारे को रुकना पड़ता था। तो रिस्क हम केवल कम कर सकते, जीरो कभी नहीं कर सकते। ओके। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले मेरी चर्चा हुई आपसे कि हमने रिस्क कम करने के लिए क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, मतलब रिस्क को कैसे कम करना है। तो सबसे पहले हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करा कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो किस तरह की रिस्क हमको आ सकती है, किस किस तरह की कठिनाइयां हमको आ सकती है, उसको असेस करा, उन कठिनाइयों से हम कैसे पार पाएंगे, कैसे उन कठिनाइयों से बाहर आएंगे, फिर कंट्रोल करने का क्या सिस्टम रहेगा, हम उन कठिनाइयों को कैसे कंट्रोल करें, कैसे खत्म करें। असेस करने में जैसे हमने पेट्रोल का असेसमेंट करा, भाई पेट्रोल चाहिएगा, हमारी गाड़ी पेट्रोल होना चाहिए, तो हम ये असेस करते हैं कि अगर हमको 25 किलोमीटर जाना है तो हमारी गाड़ी में कम से कम ही तो 50 किलोमीटर गाड़ी चलने लायक पेट्रोल होना चाहिए। तो हमने कंट्रोल सिस्टम किया, और फिर वो करते हैं समय समय पर कि जो भी रिस्क हमने सिस्टम कंट्रोल करने के उठाए वो क्या प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो फिर हम उसको दोबारा से करते हैं, जैसे पेट्रोल का डाला हमने, तो बीच में जो हम मीटर पे भी देखते हैं भाई हमारा पेट्रोल जितना हम लेके चले उतना पेट्रोल के हिसाब से हम लौट के आ जाएंगे घर तक या पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन तक। नहीं पहुंच पाएंगे तो हम रास्ते में जहां पर भी पेट्रोल मिलता है वहां तुरंत डलवाते हैं। तो कभी कभी जाम में फंस के मालूम पड़ा हमारा पेट्रोल का जो मैनेजमेंट है वो गड़बड़ा गया, पेट्रोल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, तो हम तुरंत ही पेट्रोल डलवाते हैं। तो जब कंट्रोल करते हैं फिर उसके बाद रिव्यू भी करते हैं, हमने पहले कंट्रोल करने के जो स्टेप उठाए कि किस तरह से हमारी रिस्क मिनिमम कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, फिर हमने उसको रिव्यू करते जाते हैं साथ ही साथ कि जो हमने स्टेप उठाए क्या वो स्टेप हमारे प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे या उनको चेंज करने की जरूरत है तो हम तुरंत चेंज करते हैं उन स्टेप्स को, और वक्त परिस्थिति के अनुसार नए स्टेप उठाते हैं। तो ये मैंने जो चर्चा की आपसे, ये एक आम बोलचाल की भाषा के अनुरूप चर्चा करी कि रिस्क कहते कैसे है। अब बैंकिंग सिस्टम में बीसी मॉडल में, आप लोग बीसी मॉडल में काम कर रहे हैं, तो बीसी मॉडल में क्या रिस्क होती है उस रिस्क पे थोड़ा हम चर्चा करेंगे, और कैसे उस रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बीसी के साथ में क्या रिस्क है बैंक को, और बीसी को क्या रिस्क है, और ऐसी कौन कौन सी रिस्क है जिससे बीसी को भविष्य में कभी परेशानी आ सकती है, और उस तरह की रिस्क को कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं, इस पे आप बात कर रहे हैं। ठीक। तो रिस्क इज द पार्ट ऑफ, रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस। कोई भी काम जब बैंकिंग, आप लोग कोई भी काम कर रहे हो जो कस्टमर के लिए सेवा कर रहे हो, उसमें हमेशा रिस्क रहेगा। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि बिना रिस्क करे के कोई भी काम हम कभी कर ही नहीं सकते। जब हम रात को सोते तो रिस्क रहती है सुबह समय पर उठेंगे कि नहीं उठेंगे, अगर नहीं उठेंगे तो हमारे क्या क्या दिक्कतें हमको आएंगी। तो रिस्क हमेशा एक इंटीग्रल पार्ट है, रिस्क हमेशा सिस्टम में रहेगी, उस रिस्क को कंट्रोल करने का ही अपने को बेसिकली देखना होता है। और मैनेजमेंट करना, रिस्क का मैनेजमेंट, रिस्क करना बहुत सारे पहलुओं को एक साथ देखना पड़ता है, उन पहलुओं पे एक साथ काम करना पड़ता है, तब हम रिस्क को मैनेज कर पाते हैं। क्लियर। हाँ जी आप सर। लोग हाँ बोलते रहिए, देखो जिससे मेरे को ये लगे कि आप तक मेरी आवाज प्रॉपर में पहुंच रही है, क्योंकि इंटरनेट के वक्त में बहुत बार हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, पहली बात। दूसरी बात, आपको कुछ असुविधा है, कहीं क्वेश्चन पूछना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा, तो आप पूछने के लिए फ्री है, पूछ सकते हैं, इमीडिएटली पूछिएगा, माइक को अनम्यूट करिएगा, पूछिएगा उस समय। अच्छा, बैंक क्या करती है बीसी मॉडल में, बीसी मॉडल नहीं, हर मॉडल में बैंक अपने रिस्क को कैसे कम करना उसके लिए पहले से ही वो मैकेनिज्म बनाती है, सिस्टम बनाती है, और उसको उस सिस्टम के अनुरूप बैंक खुद काम करती है, बीसी से भी उम्मीद करती है कि बीसी भी उसी सिस्टम के अनुरूप काम करेगा।
तो जब दोनों लोग उस सिस्टम में काम करते हैं, रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जो कस्टमर की कंप्लेंट अटेंड करते हैं हम और आप, वो भी एक रिस्क कंट्रोल करने का ही प्रोसेस है, क्योंकि कस्टमर की कंप्लेंट का मतलब है कस्टमर हमारी सर्विसेज से कहीं ना कहीं दुखी है, असुविधा हो रही है, वो परेशान है, वो हमसे सेटिस्फाई नहीं है। और एक कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या होगा कि वो दो लोगों को और बोलेगा, अरे वहां तो बहुत खराब काम है, वहां बहुत सर्विस पुअर है, तो अल्टीमेटली हमारा बिजनेस लॉस होगा। तो कस्टमर कंप्लेंट इसलिए जरूरी है, कस्टमर अटेंड करना इमीडिएटली, कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बना रहे और हमारा कस्टमर हमसे दूर ना जाए। अब बैंक जब आप लोगों के साथ वर्किंग करती है, आउटसोर्सिंग करती है किसी भी तरह की, तो बहुत सारी उसमें रिक्स अलग अलग आती है। जैसे मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं तो हमने छह पांच छह तरह की रिक्स डिस्कस करी कि क्या क्या संभावना है कि हम समय पे अपने डेस्टिनेशन पे जहां हमें पहुंचना नहीं पहुंच पाए, उसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती है। सेम जब वर्किंग बैंक के अंदर करते हैं तो उसमें भी क्या क्या बाधा आ सकती है। तो पहली रिक्स है स्ट्रेटेजिक रिक्स, कि जो नीति बनाते हैं उस नीतियों का क्रियान्वयन करना, उन नीतियों के अनुरूप काम करने की रिक्स रहती है। पॉलिसी बनाती है बैंक, लेकिन पॉलिसी के अनुरूप अगर कस्टमर के साथ हम डील नहीं कर रहे, हम पॉलिसी के अनुरूप काम नहीं कर रहे, तो कुछ ना कुछ नुकसान बैंक का होगा, कस्टमर का होगा, दोनों में से किसी का भी होता। जो फ्रॉड होते हैं वो फ्रॉड अक्सर इसीलिए होते हैं कि हमने कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी करी, नियमों की अनदेखी के कारण से फ्रॉड हो रहे हैं। क्लियर। ऑपरेशन रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, परिचालन रिस्क। जब हम किसी से लेन देन करते हैं तो एक रिस्क हमेशा रहती है लेन देन की। आपने किसी को पैसा दिया तो एक रिस्क उसमें हमेशा रहेगी कि भाई हम कहीं गलती से भूल से भी उसको ज्यादा पैसे ना दे जाए। हमने किसी से पैसा लिया तो एक रिस्क रहेगी कि हम गलती से भी कम पैसा ना ले जाए पहले, और भूल से भी वो हमको खराब नोट ना दे जाए, 3 पीस नोट या फर्जी नोट ना आ जाए हमारे पास में। ये बेसिकली ये ऑपरेशन रिस्क है, लेन देन की रिस्क है, काम में जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसकी रिस्क है। और जब हम कोई हमसे कुछ गलती होती है, सबसे पहले हमारी रेपुटेशन खराब होती है, प्रतिष्ठा खराब होती है, तो फिर आती है रेपुटेशन रिस्क। हमने किसी भी तरह की कोई गलती करी तो तुरंत रेपुटेशन, अरे साहब वो तो आदि बहुत बेकार है, वो बैंक की शाखा मत जा, वहां का स्टाफ बहुत बेकार है, तो उनकी रेपुटेशन खराब होती है सबसे ज्यादा। अरे वो उस दुकान पे मत जाए सामान लेने, वो दुकान पे माल अक्सर महंगा मिलता है या माल की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, इस तरह की रिस्क हम बात करते हैं अक्सर। तो वो हो गए ऑपरेशन रिस्क। फिर कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क क्या होती है, जो रिजर्व बैंक ने, भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने जो नियम दिए हैं आपके ऊपर, बैंकों के ऊपर, उस नियमों का पालन नहीं किया जाना कंप्लायंस रिस्क है। हम और आप सभी को नियमों के अनुरूप काम करना है। जब गाड़ी चलाते हैं हमारा रेड लाइट जब करते हैं तो हमने नियम तोड़ा, तो नियम तोड़ने पर हमको पेनल्टी लगती है। तेज स्पीड चलाते हैं तो हमको पेनल्टी लगती है। ये हमारे क्या कंप्लायंस रिस्क है, रेगुलेशन की, रेगुलेशन जो है, जो नियम है, उसको हमने पूरा नहीं करा, उस पूरा ना करने से हमारे को जो नुकसान होगा, हो सकता है, उस नुकसान का रिस्क हमेशा रहता है। फिर एग्जिट स्ट्रेटेजी। कोई भी स्ट्रेटेजी बनाई, जैसे मैं मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा हूँ लेकिन मैं कहीं ऐसी जगह फंस गया, अब मैं उस मोटरसाइकिल से मुझे बाहर निकलने का एक प्लान तुरंत रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे जगह पहुंचना है। तो फिर हम क्या करेंगे, कहीं पर भी मोटरसाइकिल को खड़ी करेंगे और दूसरी जो कन्वेंस है उस कन्वेंस को लेंगे। मोटरसाइकिल खराब हो गई तो हम तुरंत मोटरसाइकिलों को कोशिश करेंगे कहीं पर पास में रखें किसी सुरक्षित जगह पे, और बस से, ऑटो से, जिस तरह से भी जा सकते हैं वहां तक पहुंचे और अपना काम करके फिर लौट के आके देखें मोटरसाइकिल को कैसे सही कराना है। कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्क, दो व्यक्ति आपस में जो बातचीत करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी रिस्क हमेशा रहती है। इंफॉर्मेशन असेस। इंफॉर्मेशन क्या, जो जानकारी हमको नहीं मिल पाती है, जो मिलनी चाहिए हमको जिससे हम बेटर वर्किंग कर सकें, उसकी रिस्क रहती है। हम इंफॉर्मेशन जानकारियां प्राप्त नहीं कर पा रहे समय से, या उन जानकारियों को उपयोग नहीं कर पा रहे। और ये रिस्क अगर आप देखें सबसे ज्यादा पुलिस वालों के साथ में होती है। पुलिस वाले को जब ये मालूम, आसान, पुलिस वालों का काम है कि वो अपने क्षेत्र में बेटर लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कानून व्यवस्था के लिए
जानकारी इकट्ठे करता है, कहाँ क्या हो रहा है, कौन व्यक्ति अच्छे काम कर रहा है, कौन व्यक्ति गलत काम में इन्वॉल्व है, और ये जानकारी उसको दूसरे लोगों के द्वारा प्राप्त होती है। अब इस जानकारियों के अभाव में पुलिस वाले प्रॉपर वे में बहुत बार काम नहीं कर पाते। और दूसरा फिर है कंसंट्रेशन या सिस्टमेटिक रिस्क। हम एक ही चीज पे, एक ही वर्किंग पे ज्यादा फोकस कर जाते हैं, एक ही व्यक्ति पर ज्यादा फोकस कर जाते हैं। कि जैसे बैंक ने एक ही किसी बड़े व्यक्ति को लोन दे दिया, वो किसी कारण से वो लोन समय पर नहीं चुका सका, तो हमारा बैंक का पूरा के पूरा लोन सिस्टम में गड़बड़ी दिखाई पड़ती है। बैंक का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित होता है, बैंक का प्रॉफिट अफेक्ट होता है, कम आता है। अब जैसे जो रिस्क हमने ऊपर डिस्कस करी हैं, उन रिस्क की एक रिस्क किस तरह से होती है और उसको कैसे रोका जा सकता है, इस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। स्ट्रेटेजी रिस्क नीति बनाने की रहते हैं, कंडक्टिंग एक्टिविटी ऑन इट्स ओन बिहाफ, on its own bank's behalf, which is inconsistent with the overall strategic goal of the regulated entity। जो वर्किंग कर रहा है बैंक के बिहाफ पर, वो व्यक्ति उस रूप से नहीं कर रहा जिस रूप से उसको करना चाहिए, उस तो वो स्ट्रेटेजी रिस्क हो गई। हम नियमों के अनुरूप नहीं कर पा रहे हैं। ओके, बीसी बैंक का, बीसी के और बैंक के बीच में जो एग्रीमेंट है उसके अनुरूप बीसी वर्किंग नहीं कर रहा है, आउटसोर्सिंग प्रॉपर वे में नहीं हो रहा, सर्विस प्रॉपर वे नहीं दे रहा, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रिस्क होगी। हमारे हमने जिसको एजेंट बनाया वो हमारी पॉलिसियों को प्रॉपर वे में आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। इस स्ट्रेटेजी रिस्क को कम करने के लिए बैंक क्या करती है, एक तो सबसे पहले बैंक हर बीसी के साथ में एक टाई अप करती है, ऑन एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट करती है, जिसको हम एग्रीमेंट कहते हैं, एमओयू करती है, और उनको बताती है कि ये नियमों के अंतर्गत आपको काम करना है, ठीक। और साथ में बैंक उनको ट्रेनिंग भी देती है, जिससे वो नियमों को के बारे में उनको जानकारी बेटर वे में मिल सके। क्लियर आपको स्ट्रेटेजी रिस्क के बारे में सभी को? जी ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, आपको होगी ना? ओके, थैंक्स अ लॉट। मैं थोड़ा सा लगा लूं यार। जी जी, बोलिए, कुछ बोलिए आप लोग। मैं लेके आता हूँ। कुछ कोई बोलना चाह रहे हैं कुछ भी? मैं तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। सभी लोग माइक को म्यूट पर रखें प्लीज अपना, जब क्वेश्चन मेरे से करना हो तभी माइक को अनम्यूट करें, अदरवाइज माइक म्यूट पर ही रखें प्लीज। अब ऑपरेशन रिस्क क्या होती है कि जो बीसी मॉडल जो टेक्नोलॉजी को यूज करना चाह रहा है, जो उसको टेक्नोलॉजी दी गई है बैंक के द्वारा, उस टेक्नोलॉजी को प्रॉपर वे में नहीं काम कर पा रहा है, उसको उस टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, तो उस कारण से वो सही तरह से सर्विस नहीं कर पाएगा। क्लियर? और दूसरा क्या है, बीसी इनएडुकेट है, फाइनेंशियल, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है। कस्टमर अब कोई सुबह ही सुबह आया और उसके पास में पैसे विड्रॉ करने के लिए, उसके पास में इतना पैसा ही नहीं है। अरे प्लीज माइक को म्यूट पे करिए, माइक को म्यूट पे करिए, माइक म्यूट पे करें आप सभी लोग। वो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में प्रेजेंट हुआ ना, तब सर्टिफिकेट आएगा मेरा। सौरभ साहब आप अपने, अरे सौरभ आप अपने माइक को म्यूट सौरभ सौरभ सुन रहे हैं ना मेरे को? आप माइक को म्यूट पे करें अपने। इंडियन फाइनेंशियल बैंकिंग, अच्छा वो वाला क्लास कर रहे हैं, मतलब रेलवे वाला सोचा। तो ऑपरेशन रिस्क में क्या हुआ कि सबसे पहला रिस्क उसको ये आया कि भाई वो टेक्नोलॉजी को प्रॉपर वे में यूज ही नहीं कर पा रहा है, टेक्नोलॉजी का उसको नॉलेज कम है, या टेक्नोलॉजी की नॉलेज तो है लेकिन वो टेक्नोलॉजी को सिस्टम उसके पास प्रॉपर वे में नहीं है, कि मालूम पड़ा प्रिंटर खराब पड़ा है, तो ये ऑपरेशन रिस्क है भाई। आपका अगर सिस्टम खराब पड़ा है तो आप कैसे वर्किंग करेंगे? आपको टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, आप कस्टमर सर्विस कैसे करेंगे? और साथ में क्या रिस्क है कि उसके पास में पैसा उतना नहीं है, बीसी के पास में एक फाइनेंशियल कमजोरी है। अब सुबह सुबह कोई पेमेंट लेने आ गया, मालूम पड़ा कि पेमेंट देने के लिए इसके पास पैसा ही नहीं है, या किसी ने पैसा पेमेंट जमा करा
उसने उस पेमेंट को बोला मैं बैंक में आज नहीं कल जमा कर देंगे, बैंक में 2 दिन बाद कर देंगे, 2 दिन के लिए उसने अपनी फाइनेंशियल नीड के लिए उस पैसे को यूज कर लिया। तो ये बहुत बड़ी रिस्क है, उसकी ऑपरेशन रिस्क है बीसी के सामने। तो बैंक क्या करती है कि इस रिस्क को कम करने के लिए एक प्रॉपर वे में सिस्टम रखती है, उसके बारे में हर चीज समझती है बीसी के बारे में, कि बीसी प्रॉपर वे में टेक्नोलॉजी की समझ है कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी से आने वाली प्रॉब्लम को वो रेक्टिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और उन प्रॉब्लम को जब उसको प्रॉपर वे समझ होती है तभी उसको बीसी के रूप में अपॉइंट करती है, अदरवाइज नहीं करती है। क्योंकि बीसी का जो वर्किंग है बैंक की ब्रांच से दूर है, बैंक उसको हर पल नहीं अपने आंखों से देख सकती है, लेकिन वो बेस्ड ऑन द वेरियस सिस्टम, जैसे कस्टमर फीडबैक मिलता है, ब्रांच विजिट बीसी के विजिट करता है ब्रांच ऑफिस स्टाफ, बीसी का ऑडिट होता है ऑडिटर के द्वारा, तो इन सब से कस्टमर का जो कंप्लेंट सिस्टम है उस सिस्टम से वो बीसी के बारे में पहचान करता है कि बीसी क्या क्या कमजोरियां या बीसी क्या क्या गलतियां कर रहा है। तो उस तरह से वो ऑपरेशन रिस्क को भी उससे कंट्रोल करने का प्रयास बैंक के द्वारा होता है। रेपुटेशन रिस्क देखो, हर रिस्क पहले रेपुटेशन नुकसान होती है, उसके बाद फाइनेंशियल नुकसान होता है। तो बैंक अगर बीसी पुअर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो क्लाइंट की नजर में बैंक की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, क्योंकि बीसी बैंक के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। क्लाइंट बीसी को बैंक की ब्रांच के रूप में देखता है कि भाई मैं तो इस बैंक का ऑथराइज एजेंट है, ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसकी जिम्मेदारी है कि मेरे को ये वो सारी सर्विसेज दे जो मुझे एक बैंक वाले देते हैं, बैंक से मिलती है, और उसी रूप से मिले, अच्छी तरह से मिले, उसमें प्रॉपर वे में कम से कम मेरी कॉस्ट लगे। कस्टमर इंटरक्शन एंड एंगेजमेंट बाय द बीसी डू नॉट मीट द ओवरऑल क्वालिटी लेवल ऑफ द आउटसोर्सिंग। तो जब कस्टमर की सर्विस बीसी के द्वारा कस्टमर को जिस लेवल की सर्विस देनी चाहिए, जिस नियमों के अंतर्गत सर्विस देनी चाहिए, अगर बीसी उस नियमों के अंतर्गत उस लेवल की सर्विस कस्टमर को नहीं दे रहा तो कस्टमर उससे अनहैप्पी होगा, सीधी बात है। और अनहैप्पी का मतलब है कहीं ना कहीं वो उसकी रेपुटेशन बैंक की उसके सामने लॉस हो रही है, कम हो रही है। तो इसके लिए बैंक इस रिस्क को रोकने के लिए क्या करती है, रेपुटेशन रिस्क को, जैसे थोड़ी देर पहले चर्चा की, ब्रांच के स्टाफ विजिट करता है, ऑडिट होता है, कस्टमर कंप्लेंट का भी स्क्रूटनी होता है, कस्टमर का फीडबैक भी लिया जाता है। अच्छा, ब्रांच स्टाफ केवल बीसी के ऑफिस में जाके इंस्पेक्शन नहीं करता, विजिट नहीं करता, वो बहुत सारे कस्टमर से मिलता है। अच्छा, कुछ कस्टमर क्या होते हैं डायरेक्ट भी बैंक में जाते आते रहते हैं, वो बता भी देते हैं कि भाई आपका कौन सा बीसी कैसे काम कर रहा है, कौन सा बीसी उनके एरिया में बीसी कौन सा नहीं काम कर रहा प्रॉब्लम। और ब्रांच स्टाफ बीसी को प्रॉपर वे में ट्रेनिंग दिलाते हैं, इसीलिए कि बीसी बेटर वे में काम करे, कंट्रोल करे, बैंक की रिस्क कम से कम हो सके। आपको जो ट्रेनिंग अभी दी जा रही है, जो जो रिजर्व बैंक ने ये नियम निकाले कि हर बीसी को ट्रेनिंग मिलना जरूरी है, एक एग्जाम पास करना जरूरी है, वो क्या है कि बैंक रिजर्व बैंक ये चाहती है बीसी मॉडल में जो रिस्क है एसोसिएट है, बहुत सारे रिस्क जो है उन रिस्कों को कम किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। और सबसे बड़ी रिस्क उनका क्या है, रिजर्व बैंक के सामने रेपुटेशन रिस्क है, क्योंकि एक बार कस्टमर का बैंकिंग सिस्टम से विश्वास हटा तो वो बैंकों में पैसा जमा नहीं करेगा, वो फिर प्राइवेट सेक्टर में ही वर्किंग करता रहेगा। और भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि हर ग्राहक, हर व्यक्ति बैंक में खाता रखे और अपने समस्त लेन देन बैंक के माध्यम से ही करेंगे। कंप्लायंस रिस्क क्या है कि जो नियम दिए गए हैं बीसी को उस नियमों के अनुरूप वो काम नहीं करेगा तो बीसी के ऊपर पेनल्टी लगाएगी बैंक, कंप्लायंस रिस्क को कम करने के लिए। तो एक तो नियमों के अनुरूप ना काम करा, नियमों के जरा सा भी अनुरूप काम नहीं करेंगे तो तुरंत हमारे को फाइनेंशियल लॉस होता है, रेपुटेशन रिस्क होती है, रेपुटेशन खराब होती है, बिजनेस कम होता है, और फ्रॉड के चांसेस बनते हैं, गलती होने के चांसेस बनते हैं, बैंक को नुकसान हो सकता है कंप्लायंस ना करने से। अच्छा, बीसी का एक
आप लोग बीसी के रूप में काम करें, एक आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ध्यान रखिए, प्राइवेसी मेंटेन करना, कस्टमर की प्राइवेसी मेंटेन करना, कंप्लायंस बहुत बड़ा कंप्लायंस है और ये आवश्यक रूप से करना है। आप लोगों को पत्नी के खाते का बैलेंस पति को नहीं बताना, पति के खाते का बैलेंस पत्नी को नहीं बताना। ये जिम्मेदारी है पर्टिकुलरली आप सभी की, याद रख लीजिए इस बात को। ये कंप्लायंस है और इसको कंप्लायंस करना है। ये नहीं कि पति आ गया, भैया पत्नी ने, वो तो उसका पति हम जानते हैं, हमारे पहचान का है, इसलिए उसने पूछा बैलेंस मैंने बता दिया, नहीं, हम नहीं बताएंगे उसको। ओके, क्योंकि कस्टमर की प्राइवेसी मेंटेन करना हमको नियमों के अनुरूप आवश्यक है। इवन हमको ये भी नहीं बताना चाहिए कि किस व्यक्ति का खाता हमारे यहाँ है, किसका हमारे यहाँ नहीं है। तो कंप्लायंस को के लिए एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में हर नियम लिखे रहते हैं, उस नियमों के अनुरूप बीसी को काम करना होता है। और बीसी अगर नियमों के अनुरूप काम नहीं करता, बैंक बीसी पे पेनल्टी लगाती है कंप्लायंस रिस्क को रोकने के लिए। और पेनल्टी लगाने के बाद कभी कभी बीसी को बीसी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म करती है, उसको बीसी शिप से हटा देती है, टर्मिनेशन कर देती है बीसी का, और ब्लैक लिस्ट भी कर देती है। अगर कोई बीसी ब्लैक लिस्ट हो गया, मतलब उसका अर्थ है कि वो उस बीसी को भविष्य में बीसी के रूप में काम करने की पात्रता नहीं मिलेगी। एग्जिट स्ट्रेटेजी रिस्क, एग्जिट स्ट्रेटेजी रिस्क वही है कि आपको से डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि हम जो हम वर्किंग कर रहे हैं उससे बाहर कैसे आए एकदम ही। जैसे बीसी के साथ वर्क कर रहे थे, बीसी कैसे, अगर बीसी कुछ गलत करा तो बीसी का टर्म हमने बीसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, मतलब एग्जिट हो गया बीसी से। तो इसको बैंक, इसमें सबसे बड़ा एग्जिट क्या कैसे शो कंट्रोल करती है बैंक एग्जिट को, कि जो भी आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लिखित में होते हैं। और लिखित में इसलिए रखाती है कि कल को कोई बात हो तो वो उसको उस लिखित कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सके, भाई कि आपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को नहीं माना, इसलिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट को आपसे रद्द कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्क, इनेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। जब बैंक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर वे में नहीं एनफोर्स कर पा रही, लागू नहीं कर पा रही, ये बैंक के साथ में कभी कभी रिस्क आती है। तो और इसके लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले बैंक बराबर प्रॉपर वे में चेक करती है, ड्यू डिलिजेंस लेती है, स्क्रूटनी करती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट आदमी फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाए और हमको एक नई रिस्क में क्रिएट कर दे। इन्फॉर्म एंड असेस रिस्क, किसी के बारे में हमको प्रॉपर जानकारी न मिलने से कभी कभी हम नुकसान उठाते हैं ना। हम जैसे आप लोग कभी किसी को उधार बेचते हो, उधार बेचा, आपको ध्यान नहीं रहा कि भाई इस पे इसका बाजार में रेपुटेशन अच्छी नहीं है और आपने उधार दे दिया, आपके परिवार के किसी मेंबर ने उधार दे, तो ये इन्फॉर्मेशन ना मिलने से जो रिस्क रहती है वो उसको उस उधार को वसूल करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से ये रिस्क बैंक के सामने भी आती है कि भाई बीसी के बारे में, बीसी को मॉडल को जब वो अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं उनके बारे में प्रॉपरली उनको इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिल पाई, कुछ इन्फॉर्मेशन गैप रहा। तो इन्फॉर्मेशन गैप को कम कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से फीडबैक लेने का प्रयास करती है, स्क्रूटनी करती है, और एग्रीमेंट वगैरह प्रॉपर वे में रखते हैं जिससे कि इंफॉर्मेशन हमको प्रॉपर वे में रहे, ऑन रिकॉर्ड है सब चीजें। कंसर्ट एंड सिस्टमैटिक रिस्क, अब एक फर्म पे हमारा कंट्रोल कम है और उस फर्म पे हम ज्यादा फोकस कर दिए या ज्यादा उसको लिबर्टी दे दी बिजनेस करने के लिए, तो हमारा कंसंट्रेशन रिस्क हो गया वो। और साथ में वो हमारे सिस्टमेटिक रिस्क भी हो गए कि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हम सिंगल एक्सपोजर एकदम ले लिया किसी व्यक्ति से। रिजर्व बैंक ने इसीलिए जैसे लोन देने के सिंगल एक्सपोजर के नियम बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? कि कोई भी एक ऋणी के ऊपर बैंक जरूरत से ज्यादा लोन देके अपने सारे लोन पोर्टफोलियो में उसका हिट नहीं आए, सारे लोन पोर्टफोलियो खराब ना हो जाए, उस कारण से पूरा बैंक का बैलेंस शीट ना बिगड़ जाए। तो उस कंसंट्रेशन को हमेशा रोकना होता है।
आप भी देखिएगा, आप जब लोग बिजनेस करते हैं, मैं जब बिजनेस करता हूं, तो हम एक ही आदमी को उधार नहीं देते, हम 100 लोगों को उधार देते हैं। प्लस हम एक ही तरह का सामान ना रख के कुछ अलग अलग तरह का रखते हैं, जितना जिस तरह की डिमांड होती है, क्योंकि डिमांड के अनुरूप रखते हैं कि जिससे हमारे स्टॉक का रोटेशन प्रॉपर वे में होता रहे, समय समय पर स्टॉक रोटेशन होता रहे। अब ये रिस्क का यहाँ तक आपको किसी को कोई इश्यू है समझने में रिस्क में कि रिस्क क्या होती है, किस तरह की होती है? देखो, रिस्क के प्रकार आपको बता दिए गए कि कितने प्रकार होते हैं, और उस प्रकारों इन रिस्क को कंट्रोल करने के लिए बैंकें क्या क्या उपाय करती हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो प्लीज बताएं मेरे को। यस, हेलो, आप कैसे? कोई माइक अनम्यूट करके हेलो। क्वेश्चन, हाँ यस, बोलिए 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 नमस्ते सर। मिस्टर रॉय। मैं बता रही हूँ नमस्ते। कि सर कि कभी भी बीसी कोई बीसी अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने के समय कोई सर्वर के इशू पे पेंडिंग हो जाती है, या फिर एक तरह का मान के चले कि पैसा अटक गया है, तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिस्क, ये भी तो एक रिस्क ही हुआ ना। बिल्कुल है ना, ये अपना पे ऑपरेशन रिस्क है भाई, ये ऑपरेशन रिस्क है कि मैं टेक्नोलॉजी को प्रॉपर वे में काम नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी टेक्नोलॉजी उस समय डिफॉल्ट कर गई, फेल हो गई। ठीक है, हाँ, तो ये लेकिन अब ऑपरेशन, उनको कस्टमर के हाथ में पैसा भी नहीं है, हाँ वो भाई, कस्टमर बता रहा है कि हमको फ्रॉड हो गया। हाँ तो नहीं, इस टाइम पे कैसे रिस्क मैनेज करें? हाँ मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जब आपकी ये रिस्क आई कि भाई आपने कस्टमर से पैसा लिया, लेकिन उसी समय मालूम पड़ा कि आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम आ गई या बैंक में सर्वर डाउन हो गया, और वो पैसा कस्टमर के खाते तक नहीं गया, तो बैंक में जो इसका नियम है कि भाई आपके पास पैसा आ गया, आपने एविडेंस दे रहे हैं, तो बैंक उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में उसको बैंक को रेक्टिफाई करना है। रिजर्व बैंक ने ये नियम दिया हुआ, हर तरह के ट्रांजेक्शन, अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग टाइम पीरियड दिया है। जैसे एटीएम के लिए 7 दिन दिया है, 7 दिन में एटीएम से अगर किसी ने पैसा निकाला है और उसका खाता डेबिट हो गया, उसको पैसा नहीं मिला, तो वो बैंक को 7 दिन में उसकी शिकायत का निराकरण करना है। सेम ये है कि आपने पैसा लिया लेकिन उसके खाते जमा नहीं हुआ, तो क्या होता है कि जब डे एंड होता है ना, तो डे एंड में वो ऑटोमेटिकली वो पैसा कहीं एक जगह सिस्टम में दिखाई पड़ता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में डबल एंट्री सिस्टम है। हम जब कैश लेते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट होता है। ओके, और जब ट्रांसफर करते हैं तो एक कस्टमर का अकाउंट डेबिट करते हैं, दूसरे कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करते हैं ट्रांसफर में। तो बैंक में डबल एंट्री सिस्टम है, एक एक किसी एक हेड को डेबिट होगा, कोई दूसरा हेड क्रेडिट होगा। तो जब हमने किसी से कैश लिया तो हमने कैश को तो डेबिट कर दिया, तो मेरा कैश तो बढ़ गया डेबिट होने से, कैश हमेशा डेबिट साइड रहता है, ध्यान रखना। और लेकिन मेरा कस्टमर खाता क्रेडिट नहीं हुआ, तो एक दूसरा खाता होता है, हर बैंक में उस खाते का अलग अलग नाम होता है, उस खाते में वो पैसा पड़ आ जाता है, और अगले दिन जब बैंक स्टार्ट करने से पहले ऑटोमेटिकली बैंक उस सिस्टम को देखती है, वहां पैसा पड़ा मिलता है, फिर जब स्कूटनी करती मालूम पड़ता है इस कस्टमर का खाते में पैसा गलती से जाना, इस खाते कस्टमर खाते में पैसा जाना था, लेकिन उस समय सिस्टम गलती होने के कारण से पैसा नहीं गया, तो वहां से वो डेबिट करती है, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट करती है। क्लियर? तो इस तरह हाँ, का क्लियर, पैसा, ओके सर। इस तरह की जो वर्किंग है जनरली तो डे एंड से पहले ही आ जाती है, और मैक्सिमम होगा तो डे एंड पे जाके आ जाएगी, अगले दिन सर सुबह हमारे उसके पास खाते तो में पैसा आ नॉर्मली जाएगा। अगर कोई ट्रांजेक्शन पेंडिंग हो जाए तो उसमें 3 एक दिन तो कम से कम लग जाते हैं। देखो, लगते तो आप बैंक से समझ के बात करिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, 3 दिन नहीं लगने चाहिए। नहीं सर, डायरेक्टली बैंक का पोर्टल नहीं हो, थर्ड पार्टी जो मनी ट्रांसफर पोर्टल होते हैं वो पोर्टल है, उसमें आधार से अच्छा, withdraw हाँ पे। हाँ, उसमें समय लगेगा, उसमें जी। लगेगा समय। देखो, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया ना, हर सिस्टम के, हर पोर्टल के लिए आरबीआई ने अलग अलग नियम दिए हैं, टाइम फ्रेम दिया है। देखो, जहां पे एक से ज्यादा एजेंसी इन्वॉल्व है, वहां टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया उन्होंने, क्योंकि स्कूटी करने के लिए समय चाहिए ना। हर सिस्टम, हर एक का अपना सिस्टम, हर एंट्री को सेम डे रिकंसाइल करता है, जो भी लेन देन होता है अपने सिस्टम उसको वेरीफाई करता है। लेकिन जब मल्टीपल सिस्टम उसमें कनेक्ट होते हैं और वो मल्टीपल सिस्टम्स के बाद वो पैसा कहीं जाता है, तो मल्टीपल सिस्टम अलग अलग उस पर उसको वेरीफाई करना पड़ता है, इसलिए आरबीआई ने हर एक इस तरह के सिस्टम के लिए थोड़ा समय ज्यादा दिया है। क्लियर?
जी। ओके। जैसे एटीएम में ठीक है। 7 दिन क्यों दिया? क्योंकि एटीएम में मल्टीपल सिस्टम हो जाते हैं। मैं एटीएम का मेरा स्टेट बैंक में खाता है, लेकिन मैं मेरा स्टेट बैंक में खाता है, लेकिन मैं एटीएम यूज कर रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया का। तो बैंक ऑफ इंडिया का एक सिस्टम सर्वर लगेगा, फिर वो सर्वर एसबीआई के सर्वर से मैच करेगा, एसबीआई सर्वर मेरे अकाउंट को मैच करेगा। तो मल्टीपल कारण से समय लग जाता है उसमें। और बैंक ऑफ इंडिया वाला अपना फिजिकली वेरीफाई करेगा सिस्टम को, मैं कैश को फिजिकली वेरीफाई करने के बाद वो अपने सिस्टम से भी मैच करेगा उसकी एंट्री को, फिर मैच करके वो अपने सिस्टम में बताएगा भाई हाँ मेरे पास में इतना सरप्लस कैश है। क्योंकि कस्टमर बैंक ऑफ इंडिया का इसके एटीएम से का इसने इस्तेमाल किया, लेकिन उसको कंप्लीट तो वो अपने ब्रांच में करेगा ना, स्टेट बैंक में करेगा ना जाके, क्योंकि उसका अकाउंट तो स्टेट बैंक में ही है। क्लियर है आपको? यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? जी सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, आपको देखो अच्छा लगना चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। पहले भी यही था, जब लास्ट सेशन लिया था, आज भी यही ऑब्जेक्ट रहेगा। अच्छा, रिस्क कम करने का तरीका, जब जैसे जैसे हम रिस्क कम करने का की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, रिस्क कम करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली फ्रॉड कंट्रोल हो जाएगा। फ्रॉड किसको कहते हैं? पहले तो अपन फ्रॉड को समझें। और किसी का बताओ। पैसे को हाँ, बोलिए बोलिए, किसको कहते हैं फ्रॉड? फ्रॉड, आप, ये नेचर आ गई, इस तरह का फ्रॉड हुआ कि ऑनलाइन में किसी ने फ्रॉड कर दिया, वो नेचर हो गई। देखो, फ्रॉड बेसिकली, अगर फ्रॉड को समझे आसान भाषा में, तो फ्रॉड क्या होता है? हमारे किसी के द्वारा कोई भी नियम विरुद्ध इलीगल काम करना अपने लाभ के लिए, खुद के लाभ के लिए, जब कोई व्यक्ति इलीगल काम करता है, नियम विरुद्ध काम करता है, उसको फ्रॉड कहते हैं। क्लियर? जैसे ऑनलाइन किसी ने वर्किंग ओके। करी, ऑनलाइन उसने पैसा, उसको उसको उसका खाता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने किसी दूसरे व्यक्ति के खाते से पैसा निकाला और अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुरूप उस खाते का, उस पैसे का इस्तेमाल किया। या तो उसने किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर करा, या कुछ परचेजिंग करी। तो क्या किया उसने? अनऑथराइज, इलीगली दूसरे का खाता डेबिट किया, पैसा निकाला और अपना लाभ लिया, अपने हित में उस पैसे का यूज किया। वो फ्रॉड होता है। और कभी कभी बैंक से गलत एंट्री होती है, वो फ्रॉड नहीं होती है, वो एरर मानती है, उसको गलती मानी जाती है, एरर होती है। एरर और फ्रॉड में ये अंतर है। एरर क्या है? कि मैंने कुछ काम किया, लेकिन वो काम नियमों के अनुरूप हो पाया, नहीं कर पाया, मैं नियमों की जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने कोई वो काम अपने लाभ के लिए नहीं करा, इसलिए वो काम गलत माना जाएगा। जैसे अशोक कुमार के खाते में कुछ पैसा जमा करना था मुझे, महेश के खाते को डेबिट करके, गलती से मैंने अशोक की जगह रमेश के खाते में जमा कर दिया पैसा। अकाउंट नंबर 4 और 9 को पढ़ने में मैं भूल गया, तो मैं 9 नंबर, लास्ट में 9 नंबर को पढ़ के 4 को 9 पढ़ा और 9 में जमा कर दिया। नाम भी मैंने पढ़ा नहीं, नाम भी पढ़ता तो मालूम पड़ा था भाई नाम नहीं मिला, इसलिए मैं अकाउंट नंबर गलत है ये, तो मुझसे ये गलती हुई। लेकिन ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा, इसको क्या कहेंगे? रॉन्ग एंट्री, गलत एंट्री करना। क्या लेकिन सर इसको सही कर दे सकते हैं? बात तो सुनो, मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई अकाउंट पे चला गया, उसको सही कर दे सकते हैं? हाँ, उसको सही कर सकते हैं तुरंत। बैंक वाले को अगर तुरंत समझ में आ जाएगी तो तुरंत करेगा। शाम को जब चेकिंग होती है तब वो कर देगा, रिवर्स कर देगा एंट्री तुरंत ही। क्योंकि नहीं करेगा तो मालूम पड़ेगा कि महेश के खाते में जो पैसा गया, महेश ने दूसरे पैसे को निकाल लिया, तो बैंक उस पैसे को अशोक के खाते में कैसे देगी दोबारा से? उस पैसे का मालिक तो अशोक कुमार है ना एक्चुअली, और हमने गलती से महेश की में जमा कर दिया है, तो या सर रमेश इसको की में खाली जमा चलो कर दिया। बैंक में जो कैश डिपॉजिट ऑन काउंटर हो रहा है वो कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास आईडी होती है, आईडी के थ्रू हम लोग तो नहीं कर सकते। देखो, आप अगर आपसे गलती हुई है और आप एंटी रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना, जी तो बिल्कुल। आप इमीडिएटली बैंक को बताएंगे, बैंक को एविडेंस देंगे, तो बैंक फिर अपने हैंड पे उसको रिवर्स करेगी एंट्री को। नहीं, इसमें सर एक बार ऐसा हुआ था, मेरे पास ही एक रिटेलर थे जिन्होंने 15,000 रुपए गलती से गलत अकाउंट में डाल दिए थे। जी जी। तो उसके बाद हमने जब कंपनी में बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास इसमें रिवर्स करने के लिए कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है, जिसका रीजन उन्होंने ये दिया कि कुछ जगह पर कुछ काउंटर ऐसे होते हैं जो कि अगर मान के चलो आप ही मेरे पास आ गए, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में मेरी शॉप आपको रास्ते में पड़ती है, आप वहां रुके 5-10 मिनट के लिए, आपने 5,000, 10,000, 20,000 जो भी अमाउंट ट्रांसफर करवाया,
मेरे ओके ने देख लिया कि भाई गाड़ी नंबर बाहर का है, हिमाचल का नहीं है, पता जी। है कि बंदा कोई टूरिस्ट है और यहाँ से निकल लेगा, तो कंपनी हम्म। का कहना है हमने ये फैसिलिटी इसलिए नहीं रखी कि कोई इस तरह का कस्टमर आता है तो कस्टमर के जाने के बाद रिटेलर उस पैसे को खुद रिफंड ना करवा ले बिना कस्टमर की जानकारी के। इस वजह से वो कहते हैं कि हम रिवर्स नहीं करा सकते। नहीं, रिवर्स करके रिटेलर को नहीं देंगे। और जब भी ऐसा कोई वर्किंग होगा तो ये पैसा उसी कस्टमर को जाएगा जिस कस्टमर के खाते से पैसा आया। कैश में वर्किंग है तो वो पर्टिकुलर बात है, कैश में तो वो रिवर्सल नहीं होगा ना, क्योंकि जब भी कोई गलत ट्रांजेक्शन होता है तो उसका कैश में अकाउंटिंग नहीं होता। याद रखना इस बात का, उसका अकाउंटिंग हमेशा ट्रांसफर के अंदर में ही रहेगा, क्योंकि ट्रांसफर में एविडेंस रहता है कि कहां से पैसा निकल के किसके यहाँ जमा किया। कैश का रिवर्सल का कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए कैश में कोई रिवर्सल कभी नहीं होता है। क्लियर हुआ ना? जी सर। जैसे टूरिस्ट है, टूरिस्ट ने अगर वहां पे अपने खाते में कैश में जमा किया तो टूरिस्ट अपने जिस खाते में जमा, टूरिस्ट पूरा डिटेल भरेगा, टूरिस्ट डिटेल भर के उसको दिया जाता है और आपको उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट मिलता है तुरंत ही कि भाई ये एक्नॉलेजमेंट आया है, देखो आपका पैसा जिस खाते में आप जमा करना चाहते हो वहां जमा हुआ है। तो इसमें तो कैश में अगर फिर गलती है तो वो टूरिस्ट को के खाते में कैश की जगह ट्रांसफर में जाएगी एंट्री पे हमेशा, वो उसमें पूरी एविडेंस के साथ जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं जाएगी रिवर्सल, पर कैश में कभी नहीं होगा रिवर्सल। और उस व्यक्ति को नहीं होगा जिसने ये गलती करी है, बल्कि जिसके लिए गलती हुई, जिसके जो एक्चुअल ओनर है उसी को वैसे पैसा मिलेगा। भाई सर्विस प्रोवाइडर एक्चुअल ओनर थोड़ी है उस पैसे का, एक्चुअल ओनर तो वो है जिसने वो पैसा सर्विस प्रोवाइडर को दिया है। जी। ओके, तो इसमें क्या होगा, सर्विस प्रोवाइडर अगर प्रॉपर वे में कंप्लेंट लॉन्च करेगा और विद फुल एविडेंस तो उसको वो पैसा उसके खाते में वापस आएगा। क्लियर ना? इस यहाँ पे फ्रॉड क्या हुआ कि हमारे द्वारा मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा अपने लाभ के लिए कोई भी काम करना नियम के विरुद्ध, वो फ्रॉड होता है। ओके, यस सर। अच्छा, बैंक देखो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बैंकों के सामने चैलेंज आते जाएंगे, और वो टेक्नोलॉजी के यूज में फिर फ्रॉड ज्यादा होते हैं। क्योंकि देखो वहां पर एक व्यक्ति जो हमसे बहुत दूर बैठा है लेकिन हमसे ज्यादा सिस्टम समझता है, हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी समझता है, वो हमारी गलतियों का लाभ उठाने का प्रयास करता है अपने हित में, अपने इंटरेस्ट में। क्लियर ना? कैसे कि भाई उसने आपने हमने देखते हैं अक्सर ओटीपी शेयर मांग लेते हैं, झूठी लिंक हमको भेज देते हैं। ये सब क्या फ्रॉड के तरीके हैं कि झूठी लिंक भेज दिया, ओटीपी मांगा तो फ्रॉड हो रहा है कि हमारे खाते से पैसा निकल रहा है। ओके, जी। तो फ्रॉड को रोकने के लिए भी सबसे पहला क्या तरीका होता है फ्रॉड को रोकने के लिए, कि जिससे फ्रॉड कम से कम हो। देखो फ्रॉड रोकने का सबसे पहला तरीका है कि अवेयरनेस, जानकारी। अधिकतर फ्रॉड जानकारी के अभाव में होते हैं, जानकारी होगी तो फ्रॉड की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। क्लियर ना? ज्यादा फ्रॉड जानकारी के अभाव में। जी सर। जैसे जैसे हमको अब हम जानकारी का अभाव कैसे कि हमने एटीएम का पासवर्ड एटीएम कार्ड के साथ ही लिख के रख दिया या पर्स में लिख के रखा हुआ है, और पर्स में एटीएम कार्ड भी रखा हुआ है हमने। ओके, ये जेब में एटीएम का पासवर्ड लिख के रखा हुआ है, इंटरनेट के जितने पासवर्ड वो हमने डायरी में लिख ली और डायरी हमारी जेब में रखी हुई है। तो भाई जब भी हमारी डायरी या पर्स चोरी हो सकता है, और हुआ तो उस व्यक्ति को हमारे सारे पासवर्ड मिल गए। सारे पासवर्ड मिल गए मीन्स हमारे लिए हमने अपने अकाउंट के लिए एक नई रिस्क क्रिएट कर दी। तो इसीलिए बैंक बार बार सभी जगह नोटिस बोर्ड पे अलग अलग जगह इंफॉर्मेशन देती है कि कृपया एटीएम का पासवर्ड लिख के ना रखें कहीं पर भी। क्लियर ना आपको सभी को? हाँ जी सर। ओके, थैंक यू।
अच्छा, एटीएम में एक फ्रॉड ये भी होते, कभी कभी हमको एटीएम यूज करना नहीं आ रहा था, हम किसी की सहायता ले लेते हैं, मालूम पड़ा उसने हमारी सहायता के नाम पे हमारे एटीएम कार्ड को ही उठा लिया चेंज कर और दिया। हमको हमको नकली कार्ड, दूसरा कार्ड दे दिया। और जी। उसने इस्तेमाल किया एटीएम को, तो उसको हमारा पिन नंबर भी मालूम है एटीएम का। तो ये सब चीजें हमारे अवेयरनेस की अभाव में होती है, जानकारी के अभाव में इस तरह के फ्रॉड आते हैं। क्लियर? हाँ जी सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, ओटी देखो, बैंकों ने फ्रॉड रोकने के क्या किया, डबल लेयर सिस्टम बना सिक्योरिटी का। अभी हर ट्रांजेक्शन ओटीपी बेस हो गया, ओटीपी नहीं होगी तो ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। क्लियर? तो ओटीपी क्यों इंट्रोड्यूस करा? आज से 10 साल पहले देखें तो इंटरनेट बैंकिंग में जब लॉगिन करते तो ओटीपी नहीं आता था, फिर लॉगिन के लिए ओटीपी आने लगा। उसके बाद में बैंकों में अब ट्रांजेक्शन करते, ट्रांजेक्शन में फाइनल जब कंफर्मेशन देते ट्रांजेक्शन का, तो ओटीपी बेस हो गया कंफर्मेशन। क्यों? क्योंकि बैंकों ने को समझ में आया कि लॉगिन का ओटीपी ही पूरी सुरक्षा नहीं दे रहा, हमको एक एडिशनल सुरक्षा और देनी पड़ेगी कि लॉगिन सही व्यक्ति कर रहा है, लेकिन ट्रांजेक्शन करते वक्त में उससे कुछ गलती तो नहीं हो रही है, वो एक बार रीचेक कर ले, स्क्रीन पर देख ले कि भाई ये नाम, ये पता, ये अकाउंट नंबर में पैसा जा रहा है, आप यही इसी तरह का ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, कुछ दूसरा तो नहीं चाहते हो। और अगर उसको लगता है सही है तो वो ओटीपी डालता है, उसको लगता है गलत है तो वो ओटीपी नहीं डालता है, उसको रिवर्स करता है, बैक करता है अपने ट्रांजेक्शन को, अपने स्क्रीन को। तो अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, साथ में बैंकों के द्वारा बहुत सारे फ्रॉड को रोकने के स्टेप भी उठाए जा रहे हैं डे बाई डे। क्लियर? जी सर। तो अब सबसे ज्यादा जो चैलेंज है बैंक के सामने आ रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं कस्टमर, वो टेक्नोलॉजी को यूज में क्या चैलेंज आ रहा है बैंक के सामने, कि कस्टमर की अवेयरनेस के लिए जितनी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी उतना बैंकों को इजी होता जाएगा। और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बैंक क्या कर रही है, बराबर पेपर में भी ऐड दे रही है, नोटिस बोर्ड पे ऐड दे रही है, और एसएमएस और ईमेल के द्वारा भी कस्टमर को अवेयर कर रही है, कस्टमर की जानकारियां में वृद्धि कर रही है, उनको ट्रेनिंग दे रही है, बार बार समय समय पर उनको ट्रेनिंग दे रही है। क्लियर? अच्छा, रिजर्व बैंक भी टेलीफोन अथॉरिटी जो होती है, ट्राई जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत सारे अलग अलग रूल लेके आ रही है। अभी हमारे पास में इतने सारे फोन कॉल आते हैं जो हमको गलत जानकारी देने के लिए आते हैं, गलत हमको डराने के लिए आते हैं, झूठे प्रोडक्ट बेचते हैं। तो वो बार बार बताती है कि भाई आप इस तरह की किसी भी भ्रम में ना फंसे। क्लियर? हेलो।
क्या हुआ, क्लास बंद हो गया? हेलो। सॉरी, आप सभी के साथ में मेरा थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम दे गया कुछ देर के लिए, तो मैं आपसे डिस्कनेक्ट हो गया। मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? यस सर। हाँ जी सर। आ रही है, पीपीटी शो नहीं हो रहा है सिर्फ। हाँ, अरे वो, चलो चलो मैं करता हूँ दोबारा से, है ना ये। तो आपके लिए नहीं यार, तो टेक्नोलॉजी की जो रिस्क है, जैसे अभी हमने देखी टेक्नोलॉजी रिस्क कि हमारा इंटरनेट 5 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हुआ, तो मैं और आप एक जो बातचीत कर रहे थे वो क्रम टूटा। सेम आपके साथ होता है, कभी कभी आपका सिस्टम डाउन हो जाता है और कस्टमर ने उधर ट्रांजेक्शन किया, तो मालूम पड़ा वो ट्रांजेक्शन पूरा परफेक्ट रूप से नहीं जा पाया कस्टमर तक। तो टेक्नोलॉजी के रिस्क को कंट्रोल करने के लिए बैंकों के द्वारा अलग तरह से उपाय किए जा रहे हैं। बार बार अपने सिस्टम को एनहांस किया गया है, बैकअप के लिए रखा गया। हर जगह पे आप देखिएगा, हर बैंक में पीपीएस सिस्टम होता है, जिससे उनकी लाइट जाने पर भी पावर प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रॉड मैनेजमेंट के लिए सबसे, देखो फ्रॉड जितने भी होते हैं, दो रीजन होते हैं। एक तो हमारी अवेयरनेस की कमी के कारण से, और दूसरा हमारे नियमों को अनुरूप काम ना करके लालच में कुछ कर जाते हैं। अब नियमों के अनुरूप काम ना करने से गलतियां हो सकती है, लेकिन फ्रॉड कब होगा? जब हमारा खुद का उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। बहुत सारी जगह पे हम, और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, बैंक में एजेंट रख दे, एजेंट होते हैं जो आपसे कहते हैं कि हम आपको लोन दिला देंगे, और होता है वो लोन दिला भी दे, लेकिन अक्सर वो लोन ना दिला के आपके पैसे का, आपसे कुछ पैसा लेके वो गायब हो जाते हैं। कहते भैया आपका इस कारण से लोन नहीं हो पा रहा है, और फिर आप पैसा मांगते हो उनसे, तो कहते भैया मैंने तो इतनी मेहनत करी और वो पैसा मैंने साहब को दे दिया, साहब वापस ही नहीं करे, लाइक ऐसा हो जाता। तो नियमों की जानकारी का अभाव भी हमको रिस्क में डालता है, और जब हमारा खुद का लालच होता है कि हमारा काम जल्दी हो जाए, आसान हो जाए, तो भी हम फ्रॉडलेंट, मतलब जो धोखा देने वाले लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। धोखा देने वाले लोग हमको आसानी से टारगेट कर लेते हैं, क्योंकि आदमी का लालच ही उसको नुकसान पहुंचाता है। ये बात ध्यान रखना, केवल व्यक्ति का लालच ही उसको नुकसान पहुंचा सकता है, और कोई व्यक्ति उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो सबसे पहले इसका क्या करा जाएगा? सबसे पहले प्रिवेंशन की, कैसे इसको रोका जा सकता है, वो उस पर ध्यान दिया जाएगा। और सर पीपीटी शो नहीं हो रहा है। पीपीटी शो नहीं हो रही, मैं करा अभी जस्ट आपने बोला, मैं अभी करता हूँ दोबारा से। अभी शो हो रही है आपको? हाँ जी सर, यस शो हो सर। रही है अब। हाँ हाँ सर, ठीक हाँ है, सो रहे सो रहे सो रहे। तो हाँ थैंक सर, यू हाँ थैंक सर। यू। ओके। तो
क्या कि पहले हम प्रिवेंशन करते हैं, भाई ये घटना ही ना हो। अगर घटना हो गई तो उसको कैसे कंट्रोल करना, कैसे उसको उसकी छानबीन करनी है कि ये घटना क्यों हुई है और फिर इस घटना की कारण क्या है। वो फिर तीसरी बात में हम जाते हैं घटना के कारण पे। दिमाग खराब हो, लाइट नहीं, और चार्जर हो। तो घटना के कारण पे जाते हैं, फिर हम कि कारण क्या घटना के। क्लियर। जी सर। कि सबसे पहले हमने घटना ना हो उसके लिए उपाय लेते, प्रिवेंशन करते हैं। जैसे देखो, शरीर स्वस्थ रखने के लिए हम और आप क्या करते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ फिजिकल वर्किंग करते रहते हैं। और ये कहते भी है कि अगर फिजिकल काम नहीं करेंगे तो शरीर बेकार हो जाएगा। कहते हैं ना, क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर फिजिकल नहीं करेंगे तो शरीर खराब होना ही है, पक्की बात है। शरीर हमारा भगवान ने कुछ ना कुछ दिन में काम करने के लिए बनाया है। बराबर जितना हम भोजन करते हैं, जितना दूसरी चीजें खाते पीते हैं, उसको पचाने के लिए शरीर को फिजिकल एक्टिव जरूरी है। ऐसे बैंकों में जब बैंक काम करे तो किसी भी तरह की फ्रॉड ना हो पाए, तो बैंक साइबर सिक्योरिटी का भी उपाय करती है, नियम बनाती है हर चीज के। और हर कर्मचारी को जो भी बैंक से अटैच है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो बैंक का कर्मचारी, इनडायरेक्ट मतलब जो बीसी वगैरह आप लोग, इन सबको समय समय पर ट्रेनिंग देती है, जानकारी देती है, नियमों की जानकारी देती है, सॉफ्टवेयर की जानकारी देती है, सिस्टम की जानकारी देती है। और इसको मॉनिटरिंग करती है कि ये जो जानकारी आपको दी है, ये जानकारी के अनुरूप ही आप काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है जानकारी के अनुरूप काम ना अपना कर पा रहे। क्लियर। और फिर भी कुछ ऐसी गलती हो जाती है, तुरंत डिस्कवर करती है, खोज करती है कि ये गलती कहाँ हुई, क्यों हुई, कारण क्या था, और कारण का से इसको अरेस्ट कैसे किया जाता है, इस गलती को रिवर्स कैसे किया जाता है। जैसे अभी देखिए, टेक्नोलॉजी के फ्रॉड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1930 एक हेल्पलाइन नंबर दिया है। आप सबको मालूम होगा ये 1930 नंबर ना। अगर नहीं मालूम हो तो प्लीज आप लोग अपने साइबर सिक्योरिटी नंबर। हाँ, साइबर सिक्योरिटी के लिए आप अपने यहाँ लिख के रखिएगा। जिस
सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है सर? ओके, एक मिनट, अभी आ रहा है आवाज, देखिएगा। हाँ सर, अब आ रहा है। ओके, थैंक यू। वो अपने आप ही माइक म्यूट पे चला गया, ये मैंने कुछ करा भी नहीं, फिर भी म्यूट पे चला गया। एनीवे, खैर कोई दिक्कत नहीं। तो बीसी मॉडल में आपको क्या ऑर्डर दिए गए हैं बैंकों के द्वारा कि आपको जो भी काम करना है इलेक्ट्रॉनिक करना है, आपको कैश में फिजिकली कुछ काम नहीं करना है। कि कैसे कि आप बायोमेट्रिक से या थंब से या ही करते होंगे ना वर्किंग सारा काम। चेक के द्वारा पेमेंट नहीं करते ना, चेक दे दिया किसी ने तो आपने उसको पेमेंट कर दिया। नहीं सर। हाँ, तो वो नहीं नहीं नहीं। हाँ, वो क्या है कि जिससे फ्रॉड की चांसेस कम कर सके, तो बैंक अपनी रिस्क कम कर सके। क्योंकि कस्टमर अदरवाइज जो कस्टमर आपके पास जो कस्टमर है वो जनरली पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, तो उस कस्टमर को पूरा ज्ञान देने के लिए कि उसका पूरा कॉन्फिडेंस बना रहे, इसके जरूरी है कि भाई उसका अंगूठा लगा है, उसका अंगूठा लगा तो कभी कल को ये कंप्लेंट नहीं कर सकता साहब मैंने तो चेक भरा ही नहीं था, या मैंने तो जो निकासी पत्र विड्रॉल पत्र मैंने 500 रुपए भरे, इनने 5,000 कैसे निकाल दिए, मैंने 500 भरे थे उस दिन, या मैंने तो कहा था 500 रुपए, मुझे 500 रुपए मिले थे। तो वो चीजें रुक जाती है उसमें। और बीसी मॉडल को ये भी बोला गया कि कोई भी बीसी किसी भी कस्टमर से किसी भी तरह की फीस कैश में नहीं लेगा, उसको जो भी भुगतान करना है वो बैंक देगी। बीसी को कोई भी पैसा किसी भी तरह की पैसा या सेवाएं बैंक के अलावा कहीं से नहीं लेना, उसको जो भी भुगतान मिलना बैंक देगी, कस्टमर के द्वारा उसको कोई भी भुगतान प्राप्त नहीं करना है। और दूसरा, अगर बैंकिंग सिस्टम बंद पड़ा है, प्रॉब्लम में है, तो अपनी तरफ से उसको कोई सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं नहीं देनी है बीसी को। क्लियर? अच्छा, अब अगर फिर भी बीसी अगर इस तरह से कुछ भी गलतियां करता है तो बैंक क्या करती है भाई, उसकी अंडरटेक उसका विड्रॉ कर देती है, उसको टर्मिनेशन कर देती है बीसी को। बीसी को आपका जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि चेक डिपॉजिट नहीं लेना, करेंसी फॉरेन करेंसी में आपको काम नहीं करना है, कोई भी कैश कस्टमर से किसी भी सेवा के लिए कोई भी कैश नहीं लेना है, कस्टमर की जो भी वर्किंग है तुरंत उसकी वर्किंग करनी है, कस्टमर को जो सर्विस देनी है वो एज पर लॉ देनी है, एज पर नियम देनी है, बैंकों ने जितना बोला उस तरह से आपको सर्विस देनी है। अब क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि देखो, एक तो आपको हमेशा नियमों के अनुरूप काम करना है बिल्कुल, क्योंकि आप जितने नियमों के अनुरूप काम करें उतना आप सेफ और बैंक सेफ रहेगी। अदरवाइज ना बैंक सेफ है ना आप सेफ है, क्योंकि आपकी गलती बैंक की गलती मानी जाएगी, अल्टीमेटली उसका भुगतान बैंक को करना है, बिकॉज आप बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहे हैं, उसके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और एजेंट की हर गलती मालिक के को माननी पड़ती है, ऐसा हमारा लॉ कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है। क्लियर? तो नियमों पर करना है, बिल्कुल हाई लेवल के जो नियम है। आप देखिएगा ज्यादातर बैंकों के जो स्टाफ होता है उनकी सब जगह इज्जत होती है, क्यों? कि वो स्टाफ सामान्यतः बहुत नियमों के अनुरूप काम करता है, वो फर्जीवाड़े में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इस और हम आज भी अपने समाज में उस व्यक्ति की ज्यादा इज्जत करते हैं जो नियमों के अनुरूप काम करता है, जो अपने लाभ के लिए किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता। क्योंकि बैंकों के देखो, बैंक के कब अच्छा काम कर सकती है, जब उनके पास में पब्लिक का ट्रस्ट होगा, पब्लिक उनके साथ सहमत होगी, पब्लिक को महसूस होगा कि मेरा हित, मेरा पैसा यहाँ सुरक्षित है, तभी बैंक में जमा करने को जाएगा, नहीं तो जमा करने कोई बैंक में नहीं जाएगा। आज भी आप देखो, हम लोग जमा करने से पहले देखते हैं कौन सी बैंक में जमा करना है, स्टेट बैंक में जमा करना है कि कोई प्राइवेट बैंक में जमा करना है, और सामान्यतः हम प्राइवेट बैंक में जमा करने से अपने आप को रोकते हैं सामान्यतः। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रस्ट है, जो हमारा भरोसा है, वो स्टेट बैंक में ज्यादा है या सरकारी बैंकों में ज्यादा है। हम पूछते हैं ना भाई, बैंक तो सरकारी है ना, काम तो सरकारी है ना, हाँ, जब सरकार पीछे खड़ी है तो लगता है कि भाई अब मेरे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, और कोई नुकसान होगा तो उसमें सरकार मेरे हेल्प के लिए आएगी आगे।
और आपको वो सारी चीजें ध्यान रखनी है जो नियम बताए गए बैंकों ने। आपके द्वारा नियमों के अनुरूप काम करने से ही हमारी रिस्क ऑफ फ्रॉड कम होगा, नहीं तो फ्रॉड की संभावना बढ़ती जाएगी, रिस्क भी बढ़ती जाएगी। याद रखिए कि आपकी किसी भी गलती की कॉस्ट आपको पहले देनी पड़ेगी, बैंक तो देगी। और देखो बैंक तो बहुत बड़ी है, किसी भी बैंक में कि लाखों रुपए प्रॉफिट होता है, उनको करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। उनको उस करोड़ों रुपए के प्रॉफिट से अगर उनका किसी भी तरह से 1 आध करोड़ का लॉस हो गया तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो बैंकों के माध्यम से पूरे साल भर में मुश्किल से 1-2 लाख रुपए कमा पा रहे हो और आप पे बैंक ने पेनल्टी लगा दी, या बैंक ने आपको बीसी के रूप में डिबार कर दिया कि बीसी के रूप में आप सेवा नहीं कर पाएंगे, ब्लैक लिस्ट कर दिया, तो आपका जो लाभ है 2 लाख रुपए पर हर साल का 2 लाख रुपए कमाने की जो संभावना थी, जो अपॉर्चुनिटी थी, वो अपॉर्चुनिटी आपकी खत्म हो गई। तो आपको तो बड़ा नुकसान हुआ ना। आप टोटल 4 लाख रुपए कमा रहे, 2 लाख रुपए मालूम पड़ा बीसीसी के रूप से ही आ रहे हैं, तो आपकी इनकम तो खर्च से ना आधी रह गई ना। और ये इनकम जो कम हुई वो परमानेंट नेचर में कम हुई, जबकि बैंक ने अगर कोई लॉस किया तो उसकी तो इनकम उस दिन कम हो गई, उसके बाद फिर दोबारा से इनकम शुरू कर देगा। तो गुडविल, रेपुटेशन, ये सबसे जरूरी है और इसके लिए बैंक हमेशा प्रयास करती है। आपको हमेशा वो सब काम करनी है जिससे बैंक की गुडविल और रेपुटेशन बढ़े, रिस्क कम हो। रिस्क हमेशा कम रहेगी जब आप नियमों के अनुरूप काम करें। ध्यान रखिएगा, कहीं भी नियमों में कोई भी आपको शंका है, कहीं लग रहा है कि नियम पूरे उसी नियम के अनुरूप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो आप इमीडिएटली, बेटर ये कि आप पूछिएगा बैंक से में जाके कि भाई नियम क्या है, ये इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अकाउंट ओपनिंग के नियम है, उसके लिए जो नियम बताए हैं बैंकों ने वो नियम पूरा करना है। केवाईसी के नियम, केवाईसी के नियमों को ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा जो आज पेनल्टी लगाती है रिजर्व बैंक, वो केवाईसी के नियमों पर लगाती है किसी भी बैंक में। अगर बैंक ने केवाईसी के नियमों के अनुरूप काम नहीं किया तो बैंक पेनल्टी लगाएगी। वो पेनल्टी रिजर्व बैंक पे लगाती है, बैंक आप पे लगाएगी। आपको अगर पेनल्टी लगी तो वो पैसे आपको बहुत नुकसान देंगे, आपको आपका पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा फाइनेंस। तो केवाईसी के नियमों को प्लीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एकदम उसमें कोई समझौता कभी मत करिए केवाईसी के नियम, क्योंकि बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बैंक का एक्सटेंडेड आर्म है, बैंक की ही एक हाथ है। ऐसा नहीं है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अलग है, बीसी अलग है, बैंक अलग है। क्योंकि बीसी बैंक के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए बीसी के द्वारा किए जाने वाले हर काम के लिए बैंक जिम्मेदार होती है। तो बीसी को इस बात का ध्यान रखना है कि बैंक है कि किसी भी नियमों का तोड़ के वो काम नहीं करे, नियमों के अनुरूप ही काम किया जाए। अच्छा, बीसी बनाने के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं बैंक को जो ध्यान रखती है कि बीसी के पास है प्रॉपर टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, फाइनेंशियल नॉलेज है, फाइनेंशियल पैसा है उतना उतना, ऐसा तो नहीं है उस पर पैसे की कमी हो और वो बैंक को कभी रिस्क में डाल दे। और उसकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर, सिविल रिपोर्ट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये बैंक के ध्यान रखती है बीसी मॉडल में अपॉइंटमेंट करने से पहले। रिजर्व बैंक ने बीसी मॉडल में अपॉइंटमेंट की पूरी गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन के अनुरूप ही बैंक के काम करती है, ध्यान रखिए सभी लोग। क्लियर ना? यहां तक कोई क्वेश्चन है आपका? आप में से किसी को क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए प्लीज। नहीं सर। नहीं है आपको समझ में, और आपको सभी समझ में आ रहा है? जी सर। देखो, समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर मेरा ये पूरा जो आपके साथ 1.5 घंटे का बातचीत है वो बेकार जाएगी। वो बातचीत काम की रहे, फ्रूटफुल रहे, हम और आप दोनों को लाभ मिले, उसके लिए जरूरी है कि हम और आप एकदम समझें और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछें। देखो, क्वेश्चन पूछने में आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और मेरे को भी लगेगा कि भाई आप मुझसे ये बताना छूट गया, चलो आपने पूछा मैंने बता दूंगा। अब हम इसको समराइज कर रहे हैं कि कैसे हम फ्रॉड रिस्क को कम कर सकते हैं और फ्रॉड को रोक सकते हैं। तो देखो,
रिस्क को या फ्रॉड को रोकने के लिए कैसे, एक तो केवाईसी का, जैसे मैंने आपसे कहा डिस्कस है, केवाईसी ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी के अनुरूप काम करिए, टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी रखिए, पहली बात। दूसरा तीसरा ये है कि हम अपने आसपास के जो कस्टमर है उनके नेचर को भी समझें। कुछ कस्टमर हमारे बहुत ईमानदार होते हैं, कुछ कस्टमर हमारे फ्रॉडुलेंट भी होते हैं, वो केवल हमारी भूल का लाभ उठाना चाहते हैं, ऐसे भी कस्टमर होते हैं। मैं आपको एक बताऊं उदाहरण, मैं जब एक बार चंडीगढ़ में मेरी पोस्टिंग थी, वहां एक कस्टमर का अकाउंट था, उसको मालूम था क्या टेक्नोलॉजी ये है कि मेरा किस समय मैं एटीएम से पैसा निकालूंगा तो वो मेरा ट्रांजेक्शन फेल होगा, और वो फेल ट्रांजेक्शन करा के और खाता डेबिट हो जाएगा, मेरा ट्रांजेक्शन पर मुझे कैश नहीं मिलेगा, और वो कस्टमर कंप्लेंट करता था बैंकों में, और वो कस्टमर बैंक की उस सिस्टम का लाभ उठाने का प्रयास करता है कि 7 दिन में पैसा अगर आपने मुझे नहीं दिया तो मेरे को 100 रुपए रोज की पेनल्टी रिजर्व बैंक के नियमों के अनुरूप आपको और देनी है। तो इतने भी इस तरह के फ्रॉडुलेंट कस्टमर भी होते हैं, इतने होशियार कस्टमर भी होते हैं, मतलब फ्रॉडुलेंट नहीं बोलूंगा मैं, इनको होशियार बोलूंगा कि वो आपकी किसी भी कमजोरी का लाभ अपने और नियमों के अंतर्गत उठा रहा है वो लाभ, पर उठा तो रहा है ना। और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, जब वो देखते कि आपने जैसे बैंक में गए और बैंक में उसने देख लिया ये स्टाफ मेंबर दस्तखत प्रॉपरली मिलाए बिना पेमेंट कर देता है, तो वो उस समय ज्यादा पेमेंट के लिए जाएंगे, उसी के पास जाना प्रयास करेंगे जो दस्तखत मिलाने में जनरली बहुत ध्यान नहीं रखता, और उसकी उस गलती का फायदा उठा के वो फ्रॉड करके किसी दूसरे खाते से पैसा निकाल के चले जाए। तो जो आपने एटीएम वाला पॉइंट बोला, तो इसमें अगर मान के चलो जैसे हम लोग करते हैं माइक्रो एटीएम, हमारे पास प्राइवेट कंपनीज के हैं, जी जी तो जी। हमारे पास ट्रांजेक्शन स्टेटस आ गया फेल, उसके पैसे डिडक्ट हो गए, वो रिफंड उसके बैंक ने करने, उसका हमारे ऊपर तो कोई वो नहीं है ना। आपको इमीडिएटली बैंक को इन्फॉर्म करना, बैंक करेगी, आप नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो इस सिस्टम को मैनेज बैंक करती है, मॉनिटरिंग बैंक के पास है। जी। फाइनली बैंक को ही उसको रिकंसाइल करना है, आपको नहीं करना रिकंसाइल, पर आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है बैंक को। और कस्टमर ने जिस दिन आपको कंप्लेंट की मेरा ट्रांजेक्शन फेल हुआ, उस समय से उसका समय चालू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपने अगर उसको इन्फॉर्मेशन 2 दिन बाद बैंक को दिया तो आप ये नहीं कह सकते, बैंक को फिर भी समय में देना है, पर अल्टीमेटली उसमें वो आपकी जिम्मेदारी भी बैंक देगी, भाई तुमने लेट क्यों दे रहे हो मुझे। क्लियर? ठीक है सर। ओके, थैंक यू। तो आपको ये याद रखिएगा, आप लोग सभी लोग कि कस्टमर के इंटरेस्ट में, कस्टमर की रिस्क को कंट्रोल करते हुए हमें काम करना है। कंट्रोल की किसी भी जगह रिस्क कम होती है जब हम नियमों के अनुरूप काम करते हैं। जैसे ही हमने नियम तोड़े, रिस्क हमारी बढ़ जाएगी, प्लीज ध्यान रखना सब। हमें रिस्क हमारी कब बढ़ेगी? जब हम नियम तोड़ेंगे। और जो फ्रॉडुलेंट पर्सन होते हैं उसको हमको पहचानना पड़ेगा, हमको हमारे आसपास जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो हमसे अक्सर मिल रहा है, हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। जैसे एक इसमें आया ना रिस्क में, आपने देखा हो ना इंफॉर्मेशन रिस्क, याद है पॉइंट एक था? नहीं याद आ रहा, चलो मैं दोबारा आपको बताता हूँ। ये देखो है ना इंफॉर्मेशन एंड एसेस रिस्क। तो हमको अपने कस्टमर के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। जैसे किसी ने हमारे पास खाता खोला तो वो खाता खोलने वाला जेन्युइन व्यक्ति तो है, फ्रॉडुलेंट तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, खाता नियमों के अनुरूप खोला जा रहा है। तो ऐसे लोन के लिए जो दस्तावेज दिए जा रहे हैं वो प्रॉपर वे में है, लोन की उसको उतनी जरूरत है। ऐसा तो नहीं है कि लोन ले रहा मकान बनवाने के नाम पर और इस्तेमाल करेगा बेटी की शादी में, ऐसा नहीं। ये जो है ये हमारे को उस लोन को एक रिस्क में डाल देती है। इसको हम फ्रॉड तो नहीं कह सकते अभी, लेकिन इसको एक रिस्क कहते हैं कि इसमें हमारा लोन का रिपेमेंट, लोन का भुगतान समय पर नहीं हो पाएगा, लोन हमारा एनपी हो सकता है। तो इसके लिए जरूरी है, बैंक वाले जब लोन देते हैं तो बैंक वाले इंस्पेक्शन करते हैं ना कस्टमर के घर का, उसकी दुकान का, उसके खेत का, उसकी फैक्ट्री का। क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि कस्टमर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां ले पाए। जितनी जानकारी वो ले पाएंगे उतनी ज्यादा अच्छी तरह से वो कस्टमर के बारे में सही डिसीजन ले पाएंगे। क्लियर? और कुछ आपको यहाँ पे नहीं क्लियर हुआ रिस्क के बारे में?
रिस्क का रीजन समझ में आया? रिस्क किसको कहती है, रिस्क क्यों होती है और रिस्क को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? जी। चलो बताओ, रिस्क कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? नहीं करें कंट्रोल तो क्या हो जाएगा? बैंक के बैंक के बैंक के लिए बात करें अपन, अभी पर्सनल बात नहीं करें इसमें। बैंक अगर रिस्क कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय नहीं करे तो क्या नुकसान हो सकता है, उसको क्या होगा? तो सर इससे बैंक की फेस वैल्यू भी खराब होगी, प्लस बैंक को भी थोड़ा बहुत फाइनेंशियल लॉस होगा। बिल्कुल, बैंक का फाइनेंशियल लॉस होगा, बैंक का पे लोगों का ट्रस्ट खत्म होगा, तो उसकी रेपुटेशन लॉस होगा। रेपुटेशन लॉस होगी मतलब ट्रस्ट खत्म होगा, कितना रेपुटेशन लॉस हो गई। रेपुटेशन लॉस हुआ तो उसका बिजनेस और कम होगा, क्योंकि भाई आप भी देखो ना, आप भी उसी दुकान पर सामान लेने जाते हैं ना, जिस दुकान पर जिस सर दुकान साउंड ब्रेक हो रहा है आपका। पे आपको महसूस होता है अरे मेरा साउंड ब्रेक नहीं हो रहा, एक्चुअली कहीं और जगह से साउंड में दिक्कत दे रहा था, इसलिए ऐसा हो रहा था। तो हम उसी दुकान पर सामान लेने जाते हैं जिस दुकान पे हमको लगता है कि यार क्वालिटी भी सही है, रेट भी सही है। तो रेपुटेशन, हम पहले रेपुटेशन से ही हमारा बिजनेस बढ़ता है। अगर उस दुकानदार की रेपुटेशन अच्छी है तो आप देखिएगा उसका बिजनेस डे बाय डे बढ़ेगा हमेशा, किसी भी दुकानदार का। आप भी उस व्यक्ति से डील करना पसंद करते हैं जो समय पर आपका उधार चुका देता है। भैया इसका, तो उसको उधार भी मिल जाता है आसानी से, क्योंकि उसकी रेपुटेशन उधार चुकाने के समय पर। और जिसकी रेपुटेशन खराब है उसको उधार भी नहीं देता। तो बैंकों पर पास में जो डिपॉजिट होता है वो कस्टमर का, बैंकों का उधार होता है, बैंकों के पास उधार लेता है, बैंक उधार लेती है। डिपॉजिट को बैंकों में उधार माना जाता है कि बैंकों ने किसी व्यक्ति से पैसा उधार लिया और जो लोन होता है वो उधार दिया, ये माना था। ठीक है, तो उसको डिपॉजिट भी लोग नहीं करते उसके पास आके आसानी से। अरे भैया वहां डूब ना जाए पैसा, वो बैंक तो बहुत बेईमान है, वहां का स्टाफ बहुत बेकार है। तो रिस्क को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है कि फाइनेंशियल लॉस ना हो बैंक को, और बैंकिंग सिस्टम में कस्टमर का भरोसा बना रहे। आज रिजर्व बैंक रिस्क कंट्रोल करने के लिए कितने उपाय करती है। रिजर्व बैंक खुद ऑडिट करती है, बैंक का ऑडिट होता है, सीए के द्वारा ऑडिट होता है ब्रांच का, और बैंक की ब्रांचेज और आप लोगों का और भी विजिट भी होता है, इंस्पेक्शन भी होता है बैंक के बहुत सारे ऑफिसरों के द्वारा। इवन उसमें रिजर्व बैंक के ऑफिसर भी आ जाते हैं, कभी कभी वो भी विजिट करते हैं कि बीसी मॉडल कैसे काम कर रहा है, बीसी नियमों के अनुरूप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि बीसी मतलब बैंक की ब्रांच है। बीसी मॉडल क्यों आया? बीसी मॉडल आया फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, क्योंकि हर जगह तक बैंक अपनी ब्रांच नहीं खोल सकती। गांव में 100 लोगों का परिवार है, 100 लोगों के लिए ब्रांच खोलने की लागत ज्यादा आ रही है, लेकिन उनको बैंकिंग सुविधा देना है, तो बैंकिंग सुविधाएं हम बीसी के माध्यम से बैंकें दे रही हैं। और इंटरनेट के वक्त में आसानी से हम बिना फिजिकल प्रेजेंस के अपने वर्किंग कर पा रहे हैं। देखो आज मैं और आप बातचीत कर रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, आप कहीं बैठे हैं, मैं कहीं बैठा हूं। ठीक है ना, क्लियर ना आपको? ऐसा तो नहीं अब हमको ये क्लास के लिए एक ही जगह बैठना जरूरी था। अगर हम एक जगह बैठते तो उसकी कॉस्ट कितनी आती, आने जाने का समय लगता, रहने का समय लगता, खाने पीने का समय लगता, और हमारा बिजनेस का लॉस होता, क्योंकि हम उस पीरियड में बिजनेस भी नहीं कर पाते। तो इंटरनेट के माध्यम से ये सुविधाएं मिल रही हैं। तो सेम बैंक भी कंट्रोल करने के लिए बीसी बैंक का ही आदमी है, बीसी बैंक की ही एक ब्रांच है। तो बैंक को हमेशा ये देखना पड़ता है कि मेरा बीसी बैंक के नियमों के अनुरूप काम करे, नियमों को तोड़ कोई काम नहीं करे। केवाईसी जरूर होनी चाहिए। बायोमेट्रिक सिस्टम अगर है तो बायोमेट्रिक सिस्टम से काम करना है। बायोमेट्रिक सिस्टम तोड़ते हुए किसी भी समय काम नहीं करना है। कैश में कोई लेन देन बैंक का बीसी नहीं करेगा, कि किसी भी सेवा के लिए किसी भी कस्टमर से कोई भी कैश लेगा नहीं लेगा। अब आप बताएं कोई भी प्रश्न आपका कहीं इससे रिस्क मैनेजमेंट और फ्रॉड, रिस्क और फ्रॉड मैनेजमेंट से लिंक हो? यस, आप में से किसी का क्वेश्चन नहीं? आवाज पहुंच रही है ना मेरी आप सभी को? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। हाँ, तो मेरा वही पूछा था, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं मेरे पास मेरे लिए? किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज मेरे से पूछिएगा, मैं उस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करूंगा। और रिस्क और फ्रॉड मैनेजमेंट से ही नहीं, किसी अन्य सब्जेक्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी आपके हर प्रश्न का सही समाधान मैं आपको दे पाऊं।
आप प्लीज ध्यान रखिएगा, आपकी सर्विस पुअर नहीं होनी चाहिए, सर्विस बेस्ट होनी चाहिए कस्टमर को। देखो कस्टमर का इंटरेस्ट पूरा होगा, कस्टमर का नुकसान नहीं होगा, कस्टमर को हर वर्किंग में लाभ होगा, तो आपका बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही मेरा बिजनेस बढ़ा सकता है, अदरवाइज मेरा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो कस्टमर के साथ में हमारी वर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर के साथ नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। क्योंकि कस्टमर का फीडबैक अगर बीसी के अगेंस्ट जा रहा है कभी भी, तो बीसी की सर्विसेज बैंक बंद कर देगी, तो वो नुकसान आपको बड़ा नुकसान होगा। तो आप कभी भी उस रिस्क में अपने को नहीं डालें कि आपकी बीसी सर्विसेज बैंक बंद कर दे। और अच्छा, रिस्क कंट्रोल करने के लिए क्या क्या नियम बैंकों के पास उपाय करती है बैंक? पहले तो बैंक एक उपाय करती है, बैंक बीसी का नियमित रूप से विजिट करती हैं, कस्टमर से फीडबैक लेती है, ऑडिट होता है। ये बैंकों की तरफ से किए जाने वाले विभिन्न उपाय हैं, जिसके माध्यम से बैंकों को समझ में आता है कि मेरा बीसी किस तरह से काम कर रहा है, प्रॉपर वे में काम कर रहा है, बैंकिंग नियमों के अनुरूप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और फीडबैक सबसे बड़ा टूल है बैंकों के पास में, सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ा अस्त्र है, जो बैंकों को बताता है कि उनका बीसी किस रूप से काम कर रहा है, किस रूप से काम नहीं कर रहा। जो फ्रॉड लिखा ना, एनी इंटरनल एक्ट कमिटेड टू सिक्योर एन अनफेयर अनलॉफुल गेन इज रेफर्ड टू एज ए फ्रॉड। कोई भी ऐसा काम जो नियम के विरुद्ध है, अपने लाभ के लिए किए जाना, खुद के लाभ के लिए या अपने ही संबंध किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए, उसको फ्रॉड कहते हैं। फ्रॉड में और एरर में ये अंतर है केवल कि फ्रॉड में हम अपना लाभ देखते हैं, जबकि जो गलती होती है लेन देन में, वो उसमें हम अपना लाभ नहीं देते, वो हमसे गलती हो जाती है नियमों का की जानकारी का अभाव या कंप्यूटर के सिस्टम के अभाव के कारण। और चूंकि आप लोग सीधे क्लाइंट के साथ टच में हो, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लाइंट का वर्किंग नियमों के अनुरूप हो, जिससे किसी भी तरह के रिस्क या फ्रॉड की संभावना ना रहे। आपने नियम तोड़े तो अलग तरह के रिस्क आएगी या फ्रॉड भी हो सकता है कभी भी। माइक्रो एटीएम कौन यूज कर, अब मैनेज कर रहा है अभी हमारे यहाँ पे? मिस्टर रॉय आप कर रहे हैं शायद? मैं चला रहा हूँ सर। अच्छा, अमन कुमार आप चला रहे हैं। तो जी। माइक्रो एटीएम के बारे में थोड़ा सा मेरे से मुझे बताएं आप कि आप माइक्रो एटीएम में आपको बैंक कैसा कितना कमीशन मिलता है इस समय? सर वो मेरा डायरेक्टली बैंक के थ्रू नहीं है, मेरा प्राइवेट कंपनीज के साथ है, तो अच्छा, उसमें आप तो प्राइवेट, जी जी। जी, आप प्राइवेट कंपनी के ब्याह पे माइक्रो एटीएम आपने लगा रखा होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, तो आपके जिसको भी यूज करना है वो यूज करेगा, कंपनी उससे पैसा लेगी बैंक से, बैंक और वो कंपनी आपको शेयर करेगी माइक्रो एटीएम का पैसा। सर उसमें हमारा ऐसा है, मोबाइल की एप्लीकेशन है एक, हाँ जी जी, और सही है। माइक्रो एटीएम है एक, जो छोटा पॉकेट साइज आता है ना एक। या आता है, ये सही है। हाँ जी, तो उस टाइप के डिवाइस यूज करते हैं। यस प्रोसेस हमने मोबाइल से ही कर रहे हैं, कस्टमर का नंबर एंटर कर रहे हैं, अमाउंट डालना है, एक बार में मैक्सिमम 10,000 तक निकल जाता है। यस यस, वो 10,000 रुपये उसको देना, और उसमें आपको कमीशन कितना मिलता है पर ट्रांजेक्शन? तो उसमें तो सर मैक्सिमम 10 रुपए तक ही है, बाकी उसमें सब्सक्रिप्शन प्लान है, तो सब्सक्रिप्शन कोई अगर लेता है तो वो बढ़ के 15 रुपए तक भी जाता है। सब्सक्रिप्शन के बारे में पर मैंने ज्यादा चेक किया नहीं, क्योंकि हमारी मार्केट में ज्यादा विड्रॉल का काम है नहीं, विड्रॉल काफी कम होता है, यहाँ पे हमारा ज्यादा ट्रांसफर का काम चलता है। अच्छा अच्छा, ट्रांसफर का चलता होगा। हाँ जी सर। तो माइक्रो एटीएम से यहाँ ट्रांसफर फंड ट्रांसफर कर देते हो कि किसी और सिस्टम से फंड ट्रांसफर करते हो आप? माइक्रो एटीएम जो मेरी एक एप्लीकेशन है, उसी में मेरे पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। माइक्रो एटीएम से मैंने कैश विड्रॉल किया, वो मेरे वॉलेट में आ गया। ओके, सेम उसी वॉलेट से वो पैसा मैं ऑल इंडिया भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, प्लस नेपाल भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। हाँ वो तो यहाँ पे सही बात। नेपाली लेबर काफी है, तो नेपाल का भी हमने रखा हुआ है। अच्छा, आप बिहार में होंगे इस समय शायद? नहीं सर, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल नेपाल से के बॉर्डर से लग रहा हुआ है आपका नहीं एरिया? सर, बॉर्डर से तो नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर जैसे सेब वगैरह का काम काफी होता है, तो उसके लिए नेपाली लेबर काफी आती है।
अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हाँ जी। क्योंकि एक्चुअली क्या बिहार और यूपी का पूरा नहीं एरिया वो तो सर चलो बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया नेपाल से लगता है ना। जी जी। नहीं सर हिमाचल नेपाल से कनेक्ट तो नहीं है, हमारा है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। शिमला से भी 100 किलोमीटर आगे पड़ता है रुड़ू। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, जी। बढ़िया, बहुत अच्छा, तो चलो यहाँ पे इस। काफी लेबर आती है, नेपाली लेबर, तो उनके लिए नेपाल के लिए यूज होता है। बाकी यूपी बिहार और पैन इंडिया से भी काफी लोग इधर उधर से सीजन के टाइम में आते हैं, जैसे अभी सेब सीजन चल रहा था तो हाँ अभी। पैकिंग के लिए आजमगढ़ साइड से लोग आते हैं काफी, यस है। जो तो कि मैंने सेब, अपने शॉप पे देखे। सेब की फसल इस बार कैसी आई है? अब सर इतना ज्यादा कुछ मेरे को कंफर्म नहीं है, क्योंकि इस बार क्या है, पहले हमारी जो सेब की मंडी थी वो जी। मार्केट से 1-1.5 किलोमीटर के गैप पे थी, तो मंडी से भी कस्टमर हमारी शॉप तक पहुंचता रहता था, लेकिन अब वो ओ, शिफ्ट होकर 5-7 किलोमीटर दूर चले गई है। ओके तो उस ओके। वजह से काम ड्रॉप भी हुआ है, प्लस प्रॉपर इसकी इंफॉर्मेशन रही भी नहीं कि कैसा चल रहा है क्या है। नहीं तो क्या आप अपना लोकेशन शिफ्ट नहीं कर सकते हो? सर अपना लोकेशन अब रेडी वाला काम नहीं है ना, प्रॉपर शॉप है। अब अगर हम अच्छा, जगह जगह उठ बैठ के काम करेंगे तो लोगों पे ट्रस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ये बंदा तो बात, ये सोचेगा यार कभी कहीं बैठता है कभी कहीं बैठता है, कभी हमारे पैसे लेके भाग ही ना जाए। ये बात सही है, देखो ट्रस्ट की बात आ गई ना। देखो जी ट्रस्ट सबसे बड़ा है, और ट्रस्ट के साथ ही हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। अगर मेरे पास बिल्कुल कस्टमर सर। का ट्रस्ट आ गया तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि लोकेशन चेंज कर दो, आप लोग कहेंगे मेरा ट्रस्ट, कस्टमर का ट्रस्ट ना टूट जाए, क्योंकि नहीं सर कस्टमर। इसमें ये चीज होगी, अब हम किसी पे ऐसी जगह पे बैठे हैं जो कि टेम्परेरी प्लेस है हमारे लिए, तो वहां पे कोई कस्टमर हमारे से ट्रांजेक्शन करवाता है, बाद में उससे रिलेटेड उसने कोई क्वेरी है उसकी, अब जैसे हम नेपाल वगैरह पैसे भेजते हैं वो इंस्टेंट नहीं जाते, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, कभी जी सर्वर में दिक्कत हो तो 2 दिन भी लग सकते हैं। जी वैसे जी, मिनिमम 15 मिनट का टाइम होता है। सही बात है। तो अगर कभी सर्वर में कोई इशू है तो कस्टमर दोबारा आके क्वेरी देता है, वैसे तो हम उनको जो रिसिप्ट देते हैं उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, ताकि उनको आने की भी जरूरत ना हो, हम कॉल पे उनका इशू सॉल्व कर दें। जी जी, लेकिन बहुत अगर हम बढ़िया। इस तरह से करेंगे कि कभी कहीं काम करेंगे कभी कहीं करेंगे तो ट्रस्ट नहीं बनेगा ना, बंदा बोलेगा जी मैंने कहीं यहाँ पैसे डलवाए, कल की डेट में किसी और जगह होगा, मैं इसको कहाँ ढूंढने जाऊंगा। आपका कहना बिल्कुल सही है, हमको हमेशा बाकी अपनी सर दूसरा इसमें एक रिस्क ये रहता है, जैसे जो हमारी मंडी है वो मेन हाईवे पे है। अच्छा अगर अच्छा। मैं टेम्पररी बेस पे वहां पे शॉप लेता भी हूँ, अब हम्म, अकेला मैं वहां शॉप पे हूँ, अब पैसे का काम है। और बिल्कुल हमारे मुश्किल। यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन काफी अच्छी है, अगर मैं आपको पिछले कल का ही बताऊं तो कल कल में 9-10 लाख का काम हुआ है अरे बहुत ही बढ़िया, ट्रांसफर का। बहुत, अरे बहुत अच्छा रहा। क्योंकि मेरे पास बढ़िया, डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी है, बहुत मैं बढ़िया, बहुत ये अच्छा। प्राइवेट कंपनी की आईडीज लोगों को प्रोवाइड भी करता हूँ, अगर कोई भी ये काम करना चाहता है तो उसकी आईडी क्रिएशन वगैरह मेरे पास है। तो मेरा, प्लस मैं डिस्ट्रीब्यूटर देता भी हूँ, रिटेलर आईडी के साथ मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी देता हूँ, कि अपने एरिया में कोई डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहे कि अपने रिटेलर बना के अपना बिजनेस चलाना है तो मैं वो भी देता हूँ। तो एक मिनट, मैं अमन कुमार आपके बिहार पर अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगा जितने पार्टिसिपेंट हैं, देखो कितना अच्छा अमन ने ये सब वर्किंग करी है। आप लोग भी ऐसे ही अपनी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करो कि आप अपने बिजनेस को कैसे बेटर कर सकते, कैसे बढ़ा सकते हो। और जब भी बढ़ाने का, बिजनेस को बढ़ाने का आप कोई भी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करते हैं, बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो नियमों को ध्यान रखना कि कौन से नियम है, उस नियमों को अगर आप पालन कर सकते हैं तो उस नियमों के अनुरूप ही आप उस बिजनेस में एंटर करना, नहीं अदरवाइज मत करिएगा। क्योंकि एक बार आपकी रेपुटेशन खराब हो गई तो आपको किसी भी तरह की फर्दर बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमेशा कम मिलेंगे और कम खराब होती जाएंगी आपकी। तो प्लीज आप अपने रेपुटेशन को हमेशा ध्यान रखिए, रेपुटेशन सबसे अच्छी जरूरी चीज है, रेपुटेशन कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ओके, अभी और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, क्योंकि लगभग टाइम मेरा हो गया। आपको मेरा सेशन के बारे में कोई क्वेश्चन हो या अन्य किसी सेशन के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। लगभग 40 साल की मेरी जो बैंकिंग नॉलेज का अनुभव है, बैंकिंग अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँ। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का भी?
एक बार आप प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, जिससे ये सेशन एंड का भी अपन फोटो सबका ले सकें वीडियो ऑन के साथ में। ठीक लगा सेशन मेरा आपको सभी को? ओके सर, ओके हाँ जी सर। सर। क्लास खत्म हो गया? हाँ एडमिशन आगे शुरू होगा? ओके, चलो नमस्ते आप सभी को।